पराग। और चलिए आज हम बात शिक्षा को लेकर के ही आज करते नजर आ रहे हैं। काफ़ी अहम ये विषय है। सीएमआर कॉलेज में भी हम मौजूद हैं जहां बात शिक्षा को लेकर के होना ज़रूरी है। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि हम शिक्षा को लेकर के बात कर रहे हैं और जब बात शिक्षा को लेकर के हो तो आपका जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत आभार आपका इस बात के लिए, इस प्रेम के लिए। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए लाखों बच्चों की के आप फेवरेट मास्टर हैं, हरियाणा की शान आपको बताते हैं सभी। तो सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करेंगे कि आपकी जो जर्नी रही है शिक्षा के क्षेत्र में, कहाँ आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद आप सरकारी नौकरी देने वाले बन गए हैं, सरकारी नौकरी आप दिला रहे हैं लोगों को अपनी शिक्षा के माध्यम से। ये पूरा सफ़र किस कदर रहा सर आपका? देखिए मैम, जो है मैं अपनी तैयारी करने के लिए गया था, तब से पहले हमें लगता ही नहीं था। और यहीं पर हम लोग जो है, जैसे जाट कॉलेज में मैं कम आता था, हिंदू कॉलेज में पढ़ा था, पर टीकाराम कॉलेज से मैंने बीएड किया था। दिल्ली में गया तो वहाँ पर पढ़े और वहाँ देखा कि पेपर पास करके लोग नौकरी लगते हैं। उस टाइम पर हरियाणा में ये दिक्कत थी, हरियाणा में ये सब नहीं चलता था। यहाँ पर जो है मामला खर्ची और पर्ची का चलता था। लेकिन फिर जो है जैसे दिल्ली में तो सेंटर की गवर्नमेंट को जो जॉब्स में जो है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो फेयर था, तो हम लोगों ने उसके ऊपर जो है काम किया। और जो हमारा सिलेक्शन का जो प्रोसीजर था, बच्चे सही से पढ़ेंगे तो बात बनेगी। 2008 में हमने पढ़ाना शुरू किया और जितने बच्चे हमारे सही रास्ते पर पढ़े, जो रास्ता हमने बताया, और रास्ते में क्या बताते हैं, 3 से 4 घंटे क्लास लेनी है, 3 से 4 घंटे होमवर्क करना है, और घर जाके फिर जो है जो टेस्ट वगैरह हैं तो ये सब चीज़ें देनी। तो जो इतना काम करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। इस रास्ते पर हमने चलाना शुरू किया। बच्चे पढ़े, जो बच्चे आते थे तो बहुत सारे बच्चे तो पढ़ते थे, बहुत सारे नहीं पढ़ते थे तो उसके लिए डंडा उठाते थे, कभी बार जूते भी निकाल करके पीटते थे। ये सब चीज़ें होती हैं। सारा मसला ये रहता कि बच्चे सिलेक्शन ले जाएं, इतनी सी बात रहती है बस। काफ़ी क्लियर मोटिव आपका भी है और मुझे लगता है यही मोटिव, जो क्लियरनेस आपके बातों में नज़र आ रहा है, वही क्लियर आप बच्चों तक भी पहुंचाते नज़र आते हैं जी। हालांकि सर, क्योंकि चैलेंजेस बहुत आती हैं, सबके जीवन में चैलेंजेस आते हैं और आप तो इतना आगे बढ़ रहे हैं, एक समाज को अच्छे से शिक्षा देना बहुत बड़ी बात हो जाती है और आप वो काम कर रहे हैं। आपके जीवन में क्या कुछ अहम चैलेंजेस रहे हैं? देखिए मैम, जो है चैलेंजेस के बिना तो ज़िंदगी नहीं होती है ज़िंदगी में, और ये सब चीज़ें चैलेंज तो रहते ही हैं। आपका ध्यान एक तरफ है तो आपको पता चला दूसरी तरफ से मामला गड़बड़ हो गया, वहाँ ध्यान है तो आपका पता चला उधर से मामला ध्यान होता है। इन चीज़ों को तो बैलेंस करना होता है। और बात जो चैलेंजेस की है, तो बात चैलेंजेस के पार्ट पर ये है, जैसे शुरुआत में हरियाणा में पेपर ही नहीं होता था, तो हम लोगों ने इस बात को उठाया और कई सारे मंचों तक लेकर के गए। तो जैसे सेंटर में पेपर होते थे वैसे हरियाणा में पेपर होने लग गए। लेकिन पेपर होने के बावजूद भी पेपर लीक होने की प्रॉब्लम यहाँ पर थी। और बाकी जो है यहाँ पर जो प्रॉब्लम रहती थी, जो है जो पर्ची वर्ची चलती थी, पैसे वैसे लेकर के, ये सब चीज़ें। तो एक चैलेंज यहाँ पर जो है प्रोफेशनली चलता था। दूसरा चैलेंज जो है घर के पार्ट पर हमेशा ही चलता रहता है। आप कुछ भी करो, घर वाले तो कभी खुश हो ही नहीं सकते आपसे, हमेशा ही जो है ये, और ये हर एक आदमी के साथ है, सिर्फ मेरे साथ नहीं है। तो उन चीज़ों को बैलेंस करते करते आगे बढ़े। और फिर जो है सरकार आई मनोहर लाल जी की, कई बार जो है टीवी प्रोग्राम्स में इसी प्रकार से मिले, बातचीत हुई, उनको कहा फेयर सिलेक्शन आप करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और फिर उनके साथ जैसे अभी जो है धर्मपाल मलिक जी कह रहे थे कि आप अगर गुंडागर्दी खत्म कर दो तो आप लोगों की 80 सीट हो जाएंगी। मैं बिल्कुल झूठ बोलता हूँ उस बात, ये झूठ बात है उनकी। अगर जो है ना, जो ये सीईटी का पेपर का मसला है, पेपरों का जो इन स्टूडेंट्स का सुनने का मसला है, जैसे जितने स्टूडेंट हैं, ये एक स्टूडेंट नहीं है, अब 3-3.5 लाख का तो सीईटी का इशू अटका हुआ है। उसके बाद जो फेयर जो भर्तियां होती हैं उसके भी बीच में कुछ कुछ गड़बड़ होती है, पेपर लीक होता रहता है। तीसरे नंबर पर इसमें जो गड़बड़ रहती है वो गड़बड़ रहती है कि एक टाइमलाइन नहीं है, फिक्स टाइमलाइन होनी चाहिए। अब सरकार इस काम को करे, कितने युवा हैं बेचारे, देखो इन सबके चेहरों पर देखो। अब मुझे जो है तरस भी आता है, बहुत बार जो है मैं बच्चों को बेचारे बोलता नहीं हूँ कि भाई कल को तुम नौकरी वोकरी लगोगे, आगे बढ़ोगे, पर चेहरे के अंदर जो है ना, जैसे जो ये मासूमियत रहती है और फिर जो ये जो निराशा का भाव जो बच्चों के अंदर आता है, वहाँ पर गड़बड़ लगती है। और ये लगता है कि ये शेड्यूल तय होना चाहिए, जैसे 10th क्लास का है, 12th क्लास का है, 8th क्लास का है, भाई बोर्ड इस टाइम पर एग्ज़ाम लेगा, उस टाइम पर नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। तो वैसा ही इनका भी रहना चाहिए। हर साल कितनी सीट खाली हैं, कितनी रिक्रूटमेंट होंगी,
जैसे एसएससी ने डाल तो रखा है, सीएचएसएल का है, जीडी का है, सीजीएल का है, हर साल का लगभग प्रोसीजर तय है। तो वैसे ही सभी भर्तियों का स्टेट जॉब्स में भी और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जॉब है उनमें भी गवर्नमेंट जॉब्स में ये काम होना चाहिए। अगली बात मैं जो कहना चाहूँगा ये है कि जो ये पहले तो सर जो है मनोहर लाल जी ने बड़ा अच्छा काम किया, 5 साल बहुत अच्छे फेयर सिलेक्शन हुए, बहुत गरीबों के लोगों ने भी जो सपना देखा कि नौकरी तक पहुंचेंगे और बहुत लोग पहुंचे भी, लाखों की संख्या में तो आईसीएस में बच्चे पढ़ के सरकारी नौकरियों में हैं। अब लेकिन जो है जो ये बाद वाले 5 साल हैं जिसको जो है 19 से 24 का दौर कहेंगे, ये गठबंधन की सरकार हो गई। अब पता नहीं जो है जेजेपी के कारण ये दिक्कत है या जो है मनोहर लाल जी के जो है नियत में गड़बड़ आ गई है। अब लगातार बच्चे उनकी भर्तियों की मांग भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर ली, उनके प्रोग्राम्स में भी जा लिए, सारा काम हो लिया, लेकिन सुनाई दे ही नहीं रहा मामला। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है और लगातार बच्चों की भावनाओं के साथ अब खिलवाड़ हो रहा है। पहली बार उन्होंने फेयर सिलेक्शन किया, पेपर फेयर हुए, सारा काम सही हुआ। अब किस प्रकार से बच्चों के खिलाफ उनको किसने भड़काया, नहीं भड़काया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ पर मसला गड़बड़ है। और अगर यहाँ पर सोनीपत की राजनीति होती तो मैं बोलता इस बात को। और इस चैनल के माध्यम से आप जो ये जो चैनल जो मुहैया हम लोगों को करवाते हैं, इसके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि जो ये आज दौर है, इस दौर पर अगर युवाओं की अनदेखी की जाती है तो बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी को लॉस होने वाला है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले करनाल में जो है दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो है एक रैली का जो है वो किया था, सीईटी क्वालिफाइंग के लिए किया था, तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे थे, इस बात को जो है उठाया गया था वहाँ पर। अब कोई भी आदमी बच्चों के मुद्दे को उठाएगा तो युवा वहां पर जाएगा। पहले सीएम और ये जो है बीजेपी वाले सभी के सभी लोग जो है सुनते थे, बातों को मानते थे, करते थे, लेकिन अब जो है पिछले 2-3 साल से बहुत भयंकर कंडीशन पर है, इनको बहुत लॉस होने वाला है चुनाव के अंदर। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, हमें तो जो है अब बीजेपी है तो बीजेपी से संघर्ष करना है, कल को कांग्रेस अगर आई तो उनके साथ संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोगों को तो रोज यही काम है। हमें इन बच्चों के सभी इश्यूज को आज तक तो देश की आज़ादी के बाद सेटल किया नहीं गया है। हम लोगों को तो फिर लगता है चाहे जो भी रहेगा तो उस हालत में जाकर के फिर से हमें संघर्ष ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो सही सिस्टम इस प्रकार का बन जाएगा, बच्चे दुखी ही ना रहें, इस प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, तो फिर मामला सही हो जाएगा। स्कूलों का हाल देखें, कॉलेजेस का हाल देखें, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है जो ये नॉन डिटेंशन पॉलिसी लाए थे तो पढ़ाई का क्या सत्यानाश हुआ। इसके बाद अब जो है जो ये स्वायत्त संस्थान, ऑटोनोमस बॉडीज, उसके कारण जो है फीस का जो है मामला कितना बढ़ेगा, प्राइवेट हो जाएगा सब कुछ, तो एजुकेशन फिर सब लोगों तक पहुंच नहीं जाएगी। तो जो कुछ निराशाजनक जो कार्रवाई है ना, ये कार्रवाई अगर ना हो, युवाओं की सुनी जाए, शिक्षा के ऊपर काम किया जाए, तो फिर कौन बदलने वाला है सरकार को। ये बार बार सरकारें तब बदलती हैं जब निराश होते हैं युवा और लोग। बिल्कुल, ये काफ़ी अहम विषय आपने कहा कि युवाओं को निराश करना काफ़ी अहम कारण बन जाता है जिससे सरकार बदल जाती है। यूथ की जो पावर है, हालांकि सरकार समझती भी है और ये हम सभी जानते हैं। सर, इस बीच एक सवाल ये भी उठ जाता है, जैसा कि आपने जिक्र किया बदलाव को लेकर के, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, आपने भी सरकारी नौकरी की तैयारी की है सर, तब से लेकर के अब तक में क्या कुछ अंतर आपको देखने को मिला या आपको लग रहा है कि स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है? अरे जो है तब में और आज में बहुत बदलाव है, बहुत बदल गया है सिस्टम। जैसे जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग स्कूल में, कॉलेज में जाके पढ़ के आते थे, एक लेवल होता था एजुकेशन का। कोई बच्चा 6ठी पास है, 8वीं पास है, 10वीं पास है, तो उसके ज्ञान के स्तर में फ़र्क होता था। कोई ग्रेजुएट है, कोई जो है 12th पास है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उनके व्यवहार में, बाकी चीज़ों में फ़र्क आता था। लेकिन आज हाल ऐसा हो गया है कि 12th का बच्चा या ग्रेजुएशन का बच्चा है या जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चा है, जर्नल स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने के बाद ना तो उनके बिहेवियर में चेंज, ना उनके नॉलेज लेवल में चेंज, ना बाकी चीज़ों में चेंज। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। और जैसे 2009 में नो डिटेंशन पॉलिसी लागू हुई थी, उस टाइम पर भी एनईपी ही बोलते थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और उसके बाद फिर नो डिटेंशन पॉलिसी का असर, और फिर बीच में जो एक कोरोना का जो ये दौर आया 2-3 साल का, उसका असर। अब बच्चों के अंदर ना तो उत्साह है, ना उमंग है कि हमें आगे बढ़ना, क्या करना क्या नहीं करना। पढ़ाई से बहुत लोग नाता तोड़ चुके हैं। अब सोनीपत के अंदर जो है विकास की बात हो रही, तो मेरे ख्याल से 60 से 80 हुक्का बार यहाँ पर जो मुझे पता है चल रहे हैं, इलीगल हैं, और वहाँ पर युवाओं की भीड़ बढ़ी रहती है। अब
अब गांव-गांव के अंदर बैठ करके आप देख लो, वहां पर चौपाल में, पंचायतों में, घेर में, गितवाड़ जहां पर भी बच्चे बैठे रहते हैं वहां पर हुक्का इतना पी रहे हैं। अब नशे का हाल पंजाब को क्रॉस करके हरियाणा आगे बढ़ रहा है। सरकार की कहाँ जो आंखें बंद है। नशे के ऊपर अभी जो है मैंने 2 डिबेट सुनी, पूरी 2 डिबेट्स में एक भी बात नहीं हुई। एजुकेशन के ऊपर 2 डिबेट्स चली, एक भी बात नहीं हुई। अब जो है ये जो भर्ती है, सीईटी क्वालिफाइंग होगा कि नहीं होगा, बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लगातार डिमांड रहती है एजुकेशन टैक्स फ्री होनी चाहिए। भाई एजुकेशन एक तो सरकार दे नहीं पा रही है, जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, वो नहीं दे पा रही तो कम से कम टैक्स तो मत लो। अब टैक्स भी कितना है, लगभग आधा टैक्स होता है, 18% जीएसटी, 33%, 37%, 43% इनकम टैक्स। अब जो है आधा, अब जो है जैसे हम लोग तो जो है कोशिश कर करके 6,000, 8,000, 10,000 रुपये फीस, आधी फीस जो है टैक्स में गई, तो ये बच्चों के ऊपर जो है अननेसेसरी फिर बर्डन रहता है। और जैसे जो उतना कम रेवेन्यू होता तो फिर क्वालिटीज़ उतनी अच्छी नहीं दे पाते हैं, जो है बच्चों को जो सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं दे पाते हैं। अगर ये सरकार टैक्स फ्री करे, और सरकार जो है टैक्स फ्री करने के बाद जो है बच्चों को एक ट्रांसपोर्टेशन दे, अब बच्चों के सामने जो है कुछ सुविधाएं देगी तो फिर अपने आप ही ना मामला सही होगा। हरियाणा सरकार का ही मसला है, बीजेपी की ही सरकार थी, सीईटी का पेपर हुआ था, ग्रुप सी का, मैं अपने आप भी सीएम साहब को थैंक यू बोलने गया था और सभी युवाओं की तरफ से मैं थैंक यू बोलने गया था। पेपर टोटली फेयर था, इस बात के ऊपर 100 नंबर हैं हरियाणा सरकार के। राजस्थान बराबर में यह पेपर लीक हो रही है, दिल्ली बराबर में ये पेपर लीक हो रही है, यूपी में पेपर लीक हो रही है, लेकिन हरियाणा में हरियाणा के युवाओं ने बहुत जागरूक होकर के काम किया, बहुत जागरूक होकर के इन लोगों ने बातें रखी, सीएम तक पहुंचाई, मंत्रियों तक पहुंचाई। मोहनलाल जी के पास मैं 10 बार गया हूं, बहुत बार बात करके आया हूं। और लेकिन अब जो है पिछले 1-2 साल से पता नहीं क्या सीन हो गया कि युवाओं की और युवाओं की भावनाओं की कदर खत्म हो गई है। और हद तब हो गई, तब मैंने बच्चों को बोला कि तुम लोगों को कुछ करना चाहिए। भाटिया जी के पास गया था, संजय भाटिया जी के पास मैं गया, वहाँ पर जाकर के मैंने कहा कि जो सीईटी क्वालिफाइंग है ना, ये अगर आपने नहीं किया तो बहुत नुकसान होने वाला है आपको। बोला हम लोगों को सरकार की ज़रूरत नहीं है, बहुत सरकार जो है हमने चला ली, ये कर लिया वो कर लिया। तब ये बच्चे जो है वहाँ पर टूट के पड़े और 8-10 हज़ार की संख्या में जो है करनाल में बच्चे पहुँचे थे। इस प्रकार से जो है इन बच्चों की अनदेखी करके सरकार, तो ये जो है सरकार को आईना दिखाया बच्चों ने, और अगर जो है युवाओं को इसी प्रकार से जो है इग्नोर किया जाएगा तो फिर दिखाएंगे आईना। 2019 में कलर का पेपर था, उसमें भी बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ था। पेपर था 90 नंबर का, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, उसमें मैथ्स आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, साइंस आउट ऑफ सिलेबस दे दी, कंप्यूटर आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। अगर 6-7 पोर्शन, उसमें से 3 पोर्शन बाहर के आ रहे तो फिर बच्चा क्या करेगा, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। और अगर इस प्रकार की चीज़ आ गई तो जो चीज़ें बाहर की हैं, पेपर से सिलेबस से बाहर की हैं, तो फिर वो पढ़े और ना पढ़े सब बराबर हो गया। मेहनत करने वाले स्टूडेंट में क्या डिफरेंस रह गया। वो तो खैर मैं बच्चों को ये बातें बताता हूँ कि पेपर आपके पढ़ाई में से आए तो कैसे करना है, पेपर पढ़ाई से बाहर आए तो क्या करना है, और आपको जो है पेपर चयन कैसे होगा। और कलर के पेपर में सिलेक्शन अधिकतर बच्चों का, आईसीएस के ही बच्चों का था, लगभग 5,000 प्लस जो है पोस्ट थी, 2,000 से ज़्यादा तो हमने फ़ोटो लगाए थे फेसबुक के ऊपर, और अधिकतर बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए थे। लेकिन फिर भी अगर बच्चों के मन में ये शंका ही ना आए कि आउट ऑफ सिलेबस क्यों आया, बच्चों के अंदर ये जो है निराशा ही ना आए कि ये चीज़ें हमें नहीं आती थी, तो उससे सरकार को फ़ायदा होता है। और जब भी सरकार ने मुझे बुलाया तो मैं गया हूँ वहाँ पर। सीईटी के पेपर से पहले मैं जा करके सिलेबस बता के आया था, और ये बताया था कि जो इस लेवल का अगर पेपर बनेगा तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। सीईटी का पेपर वैसा ही बना, पूरे हरियाणा में सरकार के प्रति फेथ बढ़ा। एक टीचर का काम क्या होता है, अगर कहीं पर कोई काम गलत हो रहा तो उस बात को बताया जाए। मैंने सरकार को भी बताया, बच्चों को भी बताया, और सही बात को वहाँ पर जा करके, भाई अगर ज्ञान की कमी है तो हम लोग जो है इसलिए होते हैं, और एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए। कोई भी काम है एक्सपर्ट की सलाह लेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब जैसे पानी की बात हो रही थी, शिविर की बात हो रही थी, जो सोनीपत के एक्सपर्ट लोग हैं उन लोगों से कभी पूछा ही नहीं गया, और शिविर लाइन नीचे से ऊपर की तरफ डाल दी, और पानी हमेशा भरा रहता, निकलता ही नहीं। वरना इतना बड़ा जो है पाइप का सिस्टम बनाया था वहाँ पर, तब ये लगता था कि कभी पानी भरेगा ही नहीं। और अब जो है 4 बूंद गिरे नहीं कि जो है शहर 2 भागों में बढ़ जाता है, एक लाइन से इधर और एक लाइन से उधर, और जाना उस टाइम पर अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ और हो जाए तो फिर दिक्कत है। कल हमारी ब्रांच वाले हैं, पानीपत वाले, उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी, लेकिन वो बरसात और पानी इतना भरा हुआ था कि उनके जो फ्यूनरल पर मैं नहीं जा पाया। अब इस प्रकार की दुखद घटनाएं उस टाइम पर जो ये शहर 2 भागों में बटा हुआ, उस टाइम पर बहुत महसूस होता है। और कल मैंने स्टेटस भी लगाया था बच्चों को कि भाई जो है जब बरसात निराश करे, जब बरसात उदास लगे, तब क्या करना चाहिए। अब उधर जो उसकी मदर का जो फ्यूनरल हो रहा था, जो संस्कार हो रहा था, उधर हम बैठ करके कैसे पकोड़े खाएं और कैसे एंजॉय करें। और ऐसे टाइम पर अगर उनके साथ और हों तो फिर जो है
दुख की घड़ी में आदमी रह जाता है। तो सोनीपत शहर इस प्रकार के कितने मामले फेस करता होगा, कितने मामले देखता होगा। और ये काम तब हुआ जिस टाइम पर वहाँ पर जो शनि मंदिर के पास पानी भरता है, मलाना रोड पर पानी भरता है और पानी इतना इतना भर जाता है, शनि मंदिर के पास तो बस डूब जाती है, इतना पानी है। अब वो जो पाइपलाइन दब रही थी उसी टाइम पर एक्सपर्ट लोग कह रहे थे कि उल्टा काम कर रहे हैं, यहाँ नीचा है पानी, उधर ऊंचे पर लेके जा रहे हैं, नीचे पर लेके जाते तो बढ़िया रहता। और उसका जो है असर देखो, मेरे ख्याल से 160 करोड़ रुपए उसमें लगाए थे और टोटली वेस्टेज हो गए सारे पैसे। सोनीपत एक छोटा सा शहर, थोड़े से लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें। तो एक्सपर्ट लोगों के सलाह के बिना जब ये काम होते हैं ना, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। मैं तो ये कहता हूँ हर एक फील्ड के अंदर सलाह ली जानी चाहिए, और एजुकेशन के अंदर कोई भी दिक्कत कहीं पर रहती है तो हम लोग हैं, कभी भी बुलाइए, हम सरकार के लिए हमेशा तैयार हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी अहम चीज़ें देखिए आपने अपने बातों में यूज़ किया है। सबसे बड़ी बात ये कि एक्सपर्ट का सलाह लेना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है उस विषय पर, तब तक आप बिना एक्सपीरियंस के कोई भी डिसीजन कैसे ले सकते हैं। इन सब के बीच एक ये भी सवाल सर हमारा उठ जाता है कि दिल्ली में ये माना जाता है कि दिल्ली जो है वो हब है सरकारी नौकरियों को लेकर के, यूपीएससी हो, एसएससी हो, सबकी तैयारियों के लिए भतेरे आपको इतने सारे कोचिंग्स मिल जाएंगे, इतने सारे आपको तरह तरह के एक्सपीरियंस टीचर्स मिल जाएंगे। इन सब के बीच दिल्ली को छोड़ करके आपने हरियाणा को चुना, सोनीपत को चुना, वजह? मैं दिल्ली में ही पढ़ाता था और मेरा मन भी था मैं दिल्ली में ही पढ़ाऊँ। अब वो एक साल 2008 में जो है मेरा मन था, जैसे कई साल से लगातार पढ़ा करके जो है, जैसे ये मन था कि एक साल थोड़ा सा गैप लूँ। और मैंने बीएड किया था, यहीं टीकाराम कॉलेज में एडमिशन भी लिया था कि मैं तो थोड़े से मज़े लूँ एक साल और फिर पढ़ा लेंगे। तो जब मैं यहाँ पढ़ाने लगा तो मैंने जो है अंग्रेजी बोलना सीखे, थोड़ी सी जो है लैंग्वेज में फ्लुएंसी आ जाएगी। आदमी अपनी जो है जैसे कमियों के ऊपर काम करता है, इसलिए मैं गैप ले रहा था। तो उसके लिए मैं जो है ये विचार कर रहा था, लेकिन मौका मिला ही नहीं। फिर यहाँ सोनीपत में सुरेश सर ने जो है ज़बरदस्ती करके कि कर ले। एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर, हेल्थ पार्टनर कबीर औषधालय, द फोर्टिफाइड आयुर्वेदा, उजाला सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोनीपत, क्रॉस रोड्स हॉस्पिटल सोनीपत, एजुकेशन पार्टनर ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वेन्यू पार्टनर छोटू राम आर्या कॉलेज सोनीपत। लेकिन वहाँ पर अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर्स की बेहद कमी है। आज टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम शहर से गांव तक और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दे सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, आपको जो है बड़ी खुशी होगी, 2-3 गांव के अंदर नीट में सिलेक्शन हुआ बच्चों का। अब गांव के बच्चा गांव में पढ़ा और नीट में सिलेक्शन हो गया। जिसके लिए पहले लोग सीधे कोटा जाते थे, फिर बाद में दिल्ली रुकने लग गए, अब फिर सोनीपत में भी रुकने लग गए। लेकिन गांव का बच्चा गांव में पढ़ के और जो है ये सब कर रहा है, तो इसके लिए जो है हम लोगों ने काम किया और इसको हम और 2-3 साल के अंदर बहुत एक रूटीन लेवल पे ला करके और स्कूली एजुकेशन में कंपटीशन के अंदर एजुकेशन पे बड़ा अच्छा काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल, और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। आपने यहाँ पर एक जिक्र किया, ये हालांकि महात्मा गांधी भी हमेशा कहा करते थे कि अगर आपको भारत को जानना है तो आप पहले गांव को जानो, क्योंकि भारत जो है वो गांव में बसता है। अब गांव तक टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं सर, क्योंकि इस टाइम पे और जब से देखिए कोविड आया है तब से डिजिटल चीज़ें होना, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई हैं। तो अब इस चीज़ को लेकर के आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसके महत्व को आप बच्चों तक कैसे समझा रहे हैं, कैसे पहुंचा रहे हैं, और ख़ासतौर पर गांव तक इसको पहुंचाना कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा चैलेंज? देखिए, चैलेंज तो अब नहीं रह गया। टेक्नोलॉजी जो है इस लेवल पर पहुंच गई कि चैलेंज उस प्रकार से नहीं रह गया। और हम लोग जैसे यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर जगह पर पहुँच रहा है। तो हर जगह पर आपको एक्सपर्ट टीचर नहीं रखने, बहुत अच्छी क्वालिटी के टीचर नहीं रखने। एक जगह पर सेंटर में आप बहुत अच्छी टीम बनाइए, उस टीम की जो है पढ़ाई हर जगह पर डिलीवर करिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हर जगह से आता है। जैसे सोनीपत ब्रांच से बच्चों ने टॉप किया तो बाकी ब्रांचेस से भी बच्चों ने टॉप किया जो कि टेक्नोलॉजी पर पढ़ रहे हैं। लेकिन जो इस टेक्नोलॉजी की जो बात आपने कही, सोशल मीडिया की और इन चीज़ों की, कोविड के दौरान ये ज़्यादा बढ़ गया। तो 4-5 साल के अंदर आप लोग जो पाओगे कि लोग जो है जैसे फेसबुक से बहुत लोग हटने लग गए, व्हाट्सएप पर जो 24 घंटे लगे रहते थे वहाँ से हटने लग गए लोग। जैसे सोशल मीडिया का जो है पिछले अगर 1 साल में देखेंगे तो क्रेज थोड़ा सा कम हुआ, और जो इस प्रकार के जो ये सोशल मीडिया और ये सब बातें हैं, आप देखोगे कि 3 से 4 साल में ये क्रेज बहुत कम हो जाएगा, लोग वापस अपनी जिंदगी पर आएंगे। अब जो है 2 आदमी बैठे हैं, दोनों आदमी मोबाइल पर लग रहे हैं और एक जना हंसता तो दूसरा आदमी उसको क्या कहता है, बोला सेंड इट टू मी।
ये मेरे को और भेज दो। तो उसमें भी इतना जो है वो नहीं रह गया दिखाना क्या है, अब इसको मेरे को भेज, मैं भी हंसूं। तो ये जो एलिनेशन सोशल मीडिया ने किया, तो उसके बगैर जो है लोग घर पर बैठे हैं और लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया, जैसे कोविड ने इस काम में चाहे कितना ही सोशल मीडिया बढ़ा हो, परिवार के साथ अट्रैक्शन भी बढ़ा है और फैमिली टाइम भी बढ़ा है और लोगों को फैमिली टाइम की वैल्यू भी पता चली है। पिछले साल तो फिर भी डर था, पता नहीं कोविड आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब की बार जो है जितने भी जो ये डेस्टिनेशंस हैं, हॉलीडेज जो है ट्रिप जहाँ पर जो है लोग लेके जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप देखिए कहीं पर आपको जो है रहने को कमरा नहीं मिल रहा, खाने को सामान नहीं मिल पा रहा, तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे। तो लोगों ने अपनी ज़िंदगी को जीना स्टार्ट किया है। सोशल मीडिया का जो ये बुरा प्रभाव है ये 1-2 साल में और कम होगा। लोग अपने बच्चों को कहने लग गए क्यों इसके पीछे पड़े हुए, 24 घंटे इसको रहने दो, थोड़ी सी देर देखो, थोड़ा सा एक लिमिट टाइम बांधो। तो ये सब चीज़ें एजुकेशन में इसका यूज़ बहुत अच्छी चीज़ है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हम लोग ऐसा करने के कारण 5-7 आदमी पूरे देश के लोगों को पढ़ा देते हैं। हर बार लाखों बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अगर जो ये काम टेक्नोलॉजी ना होती तो बड़ा मुश्किल का काम होता। अब जो चीज़ ऐप के भरोसे बैठे हैं लोग, कुछ लोग यूट्यूब के भरोसे बैठे, वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ आती है और मैं ऐसा फील करता हूँ। कोविड के दौरान उसने बहुत अच्छा काम किया। अब वो जो है एक टीचर का जो है जैसे जो है उसका क्या कहेंगे, एड ऑन करता है वैल्यू को, लेकिन वो मेन उसके रूप में नहीं है। और सोशल मीडिया अब धीरे धीरे अपनी जगह लेगा और बाकी लोग अपनी ज़िंदगी भी जिएंगे और एजुकेशन में भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है, कितना यूज़ करना है, और ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए सर जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का कारण भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं। जितने भी बच्चे 12th में टॉप करते हैं, 10th में टॉप करते हैं, जो नीट में टॉप करते हैं, IIT में टॉप करते हैं, SSC में टॉप करते हैं, उनसे पूछो ना, वो सीधा क्या बताएंगे कि हमारे घर वालों ने हमारा फ़ोन लेके रख लिया था। अब फ़ोन लेके रख लिया था तो फिर क्या करेगा बच्चा, पढ़ेगा ही। अब जो फ़ोन के ऊपर जो लगा हुआ, तो फ़ोन के ऊपर तो कब 5 घंटे गए और कब 10 घंटे गए, कब 2 घंटे गए, उस बात का तो पता ही नहीं ना, वो मामला चलता रहता है। तो इसके ऊपर जो है बात ये है कि सोशल मीडिया का जो ये रोल घटेगा और बच्चे जो पढ़ाई और इन सब चीज़ों के अंदर इतनी अवेयरनेस आती जा रही है, धीरे धीरे अवेयर होगी दुनिया, जनता, युवा, आगे बढ़ेगा भारत। बिल्कुल। और सर देखिए, हम यहाँ पर बात अगर सोशल मीडिया को लेकर के कर रहे हैं, पेशेंस को भी लेकर के हम बात कर लेते हैं। आजकल देखा जाए युवा हो या फिर जो भी हो, उनमें पेशेंस की बहुत कमी देखी जाती है। अब उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द बच्चों को, ताकि अब बच्चों में उत्साह भी बढ़े, पेशेंस वर्धन भी हो उनके लिए? देखिए, पेशेंस के ऊपर हम लोग जो है लगातार बोलते हैं, वो बोला ईंट ईंट से महल बनता, बूंद बूंद से जो है सागर भरता, तार तार से ताना बुनकर मकड़ी सुंदर जाल बने। जो क्रिएशन टेक्स टाइम, डिस्ट्रक्शन टेक्स नन। आपको बम से उड़ाना है तो नोएडा में जो बिल्डिंग उड़ा दी गई थी, अब बनाने में उसको कितने साल लगे होंगे। तो हर चीज़ को, अच्छी चीज़ को बनने में टाइम लगता है। अब पौधा हम लगाते हैं अमरूद का, वो बड़ा होकर के पेड़ फल देगा, तो उसमें पेशेंस तो आदमी को चाहिए होता है। अब पेशेंस खत्म होने का कारण अधिकतर सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के ऊपर जो ये इस प्रकार के गेम और ये सब चीज़ें हैं, और कितने आक्रामक गेम हैं, उनके जो टारगेट होते हैं, आज 10 मारने, 20 मारने, 50 मारने, तो ये जो है लाइफ और वहाँ से जो है उसको अटैच करके वो जिंदगी जो है वीडियो गेम्स ही बन गई है। और जैसे मेरा बेटा छोटा सा था, उस टाइम पर जो है वो वीडियो गेम वगैरह, तो पापा आप जो है तेज भगा लो ना, उड़ा दो ना, आप ये कर दो ना, ऐसा कर दो ना, तो जो इस प्रकार की बातें, तो फिर हमने उसका जो सोशल मीडिया और उन गेम्स के ऊपर थोड़ा सा काम कम किया, उसको जो है मानव से प्रेम, जीव से प्रेम और इन सब बातों के ऊपर काम किया। अब एज टीचर हम लोग लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इस काम को आगे भी बढ़ाएंगे। हम अपने जो है पास बुलाते हैं, पेरेंट्स को PTM करते हैं, उसमें ये सारी बातें सिखाते हैं कि अपने बच्चों को जो है आप प्रेम सिखाएं, जीव से प्रेम सिखाएं, पेड़ पौधे लगाना सिखाएं, मिट्टी से प्रेम सिखाएं, उन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग और यही कब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, पेरेंट्स के लिए भी समझना और बच्चों के लिए भी समझना, क्योंकि आजकल सभी समझदार हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और हम सभी ने जाना कि एजुकेशन के इस सेमेस्टर में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी है, कितना समझ करके चलना ज़रूरी है, सब आप पर ही निर्भर करता है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। थैंक यू मैम। स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। हेल्थ पार्टनर कबीर औषधालय, द फोर्टिफाइड आयुर्वेदा, उजाला सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोनीपत, क्रॉस रोड्स हॉस्पिटल सोनीपत। एजुकेशन पार्टनर ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वेन्यू पार्टनर छोटू राम आर्या कॉलेज सोनीपत।